किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चारों तरफ हसी वादियां, खूबसूरत घाटियां, हरे भरे पहाड़, नदी, झील, कहीं पारंपरिक वेशभूषा में लोक संस्कृति का प्रदर्शन तो कहीं लोक कला का, कहीं टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव वाले रास्ते से वजन लाती महिलाएं तो कहीं पहाड़ी पकवान। ये है खूबसूरत हिमाचल प्रदेश। भारत विविधताओं का देश है और यह विविधता देश के हर कोने में देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही विविधताओं से भरा पड़ा है हिमाचल प्रदेश। डीडी किसान की किसान यात्रा इन दिनों पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में है। अब हम मंडी जिले में विकास यात्रा की पड़ताल करने पहुंच गए हैं। पहाड़ों में किसानों की जिंदगी कितनी बदली है, किसानों की स्थिति क्या है, हमारे अन्नदाता क्या चाहते हैं, किसानों का हित कहां तक हुआ है, क्या किसान की जिंदगी खुशहाल हो रही है। कुछ ऐसे ही सवाल हमारे केंद्र बिंदु में होंगे। देवभूमि हिमाचल से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ हिमाचल प्रदेश से। आज हम बात करेंगे किसान यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो घर घर द्वार द्वार पहुंच रही है। अब हमारी यात्रा का सफ़र जो है वो हिमाचल पहुंच चुका है। हिमाचलों के घरों में जा जाके हिमाचल में रहने वाले किसान भाइयों से, अन्नदाताओं से ये पूछना बनता है कि कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है। अब हकीकत क्या है, उसके लिए ज़मीन और धरातल जानने के लिए उनके घर चलते हैं। हमारी यात्रा की पहली मंजिल है मंडी जिले का नांज गांव। फिर क्या था, हम नांज गांव के लिए निकल पड़े। पहाड़ में चमचमाती सड़क बदलाव की कहानी बयां कर रही है। ज्यादा दूरी को हमने बेहद कम समय में तय कर लिया। हमारी यात्रा अब पहाड़ों के बीच बसे नांज गांव पहुंच चुकी है। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई पद्मश्री से सम्मानित सफल किसान नेक राम शर्मा से। किसान यात्रा का सबसे पहला पड़ाव जो है, जब सुनने में आता है कि पद्मश्री अवॉर्डी यही इसी गांव में रहते हैं, तो सोचा सबसे पहले उन्हीं से जाकर पूछा जाए कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिला और ये सम्मान आपको खेती बाड़ी के लिए दिया गया है, तो आपने और कितने किसानों को अपने साथ जोड़ लिया है। पहले तो सर बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। जी धन्यवाद। और मेरा नाम नेक राम शर्मा और ये मेरा गांव है नांज यहाँ पर। और मुझे ये जो सम्मान मिला वो कृषि के क्षेत्र में जो हम लोगों ने कुछ इनोवेटिव काम किया है उसको लेकर के हुआ है। और ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा है मेरा कि प्राकृतिक खेती अपने आप में पहले ही होती थी। आज भी जंगलों के अंदर देखें तो प्राकृतिक खेती हो रही है, परंतु मानव ने अत्यधिक लालच के चलते बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हुए और जो भूमि माता है उसके जो बैक्टीरिया हैं वो सारे ख़त्म कर दिए, और जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और वो हमारा सेहत पर उसका बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि जो अनाज हमारा खेत में उगेगा वही हमारे पेट में आता है। अगर उसमें केमिकल पड़ता है तो वो अपने आप ही हमारे शरीर में खाते बार उसमें आता है, अन्न के साथ उसमें आता है। तो मेरा ये सफ़र लगभग 1990 से शुरू हुआ था। 1984 से 1990 तक मैंने भी काफ़ी सारा केमिकल फार्मिंग किया, और उसके चलते मुझे आभास हुआ कि ये कहीं ना कहीं गलत हमारा रास्ता है। और तब मैंने ये सब शुरुआत करी। और उसके साथ साथ ये जो हमारे परंपरागत अनाज थे, जिसको नाम हमने दिया था अद्भुत अनाज, जिसको 50 साल भी रखो तो भी वो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, ख़राब नहीं होता। और बहुत बड़ी खासियत उसकी ये है कि आज उसका रोटी बनाओ, 10 दिन बाद उसको गर्म करके खाओ, वो कभी ख़राब नहीं होती। तो इतना बड़ा खासियत उसके अंदर है। तो जितने भी सारा ये जो अद्भुत अनाज है, मूल अनाज है, पौष्टिक अनाज है, जिसको मिलेट्स का नाम दिया, मूल अनाज बोला, श्री अन्न बोला जो भारत सरकार ने, तो वो सब जो है मैंने उगाना शुरू किया 1990-92 के आसपास में। और सारे मिलेट्स जितने हिमाचल प्रदेश में होते थे ये सब उसके सीड इकट्ठा करके फिर उसके बाद वो लोगों को 2-2 मुट्ठी सीड देना और बदले में 4 मुट्ठी वापस लेना। और लोगों के साथ एक हम लोग
वो करते थे, अनुबंध ऐसा करते थे कि वो 5 लोगों को फ्री में फिर बांटे, ताकि ये जो बीज है हमारा परंपरागत बीज है ये विलुप्त ना हो। किसान भले ही हाइब्रिड लगाए, हम मना नहीं करते, मगर अपना जो देसी बीज है उसको भी उसका संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय में उसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो एक हमारा जो मिट्टी है अभी, क्योंकि क्या हो रहा था पूरे देश भर में कि हम लोग अपना विविधता से हट करके हम लोग मोनोकल्चर की तरफ आ गए। तो जो एग्रीकल्चर में हमारा डाइवर्सिटी पहले रहती थी कि बहुत सारे अनाज लगाए जाते थे, ये कहा जाता था बुज़ुर्गों द्वारा कि साल में 18 तरह के अनाज का खेती। तो हमारे यहाँ 2 तरह के सीजन होते हैं, एक रबी और खरीफ में होता है। तो मैंने ये कोशिश किया अपनी तरफ से कि 9 तरह के अनाज हम लोग एक सीज़न में ज़रूर लगाएं, रबी में, और 9 अनाज खरीफ में, जिसमें हमारा अनाज होंगे, उसमें पल्सीज होंगी, दालें होंगी, और उसमें तिलहनी होगा। और ये सब इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये सब होने से जो हमारा मिट्टी है उसका अत्यधिक जो है वो शोषण नहीं होता है। उस जो हमारा इसमें जो दालें हैं ये पूरी तरह से ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, और साथ में ही वो मल्चिंग का काम करती है। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो धरती पर नहीं गिरती, तो ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है अपने आप में। और जब हम लोग मिश्रित खेती लगाते हैं तो वो जो फसलें हैं अगर एक ख़राब हुई तो दूसरी सही रहेगी, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसकी 9 अनाजा खेती की कि ये जो है कितना ही सूखा भी पड़ जाए तो भी ये फसल हमारी आ जाती है, और इसमें कोई बीमारी नहीं लगती, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, सेहत के लिए अच्छा है, मिट्टी का सेहत के लिए अच्छा है। नेकराम शर्मा आज अपनी सफलता की कहानी से हजारों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। उनके 9 अनाजा खेती की खूब चर्चा है। 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों ने कृषि क्षेत्र में बदलाव की एक बड़ी कहानी लिखी है। 9 अनाजा खेती ये अंतर फसल है, विधि है। 9 अनाज जिसमें कि दालें भी होंगी, तिलहन होगा और सब अनाज होंगे। ये खरीफ का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये किनारे में एक लाइन है, वो मक्का है, मेज़ है, और उसके ही बगल में आप अगर उसमें देखें तो उसमें जो है ये ब्राउन टॉप मिलेट है, जिसको हरी कांगनी बोलते हैं। और अगले में अगर आप देखें तो ये उसमें जवार का लाइन है, और तीसरा लाइन अगर आप देखें तो उसमें ये जो है ये इसका फिंगर मिलेट बोलते हैं, वो ये है। और ये वाला लाइन अगर आप देख रहे हैं तो इस लाइन में जो है ये फॉक्सटेल मिलेट है इसमें, और ये इधर फिर आ गया लिटिल मिलेट आ गया, और यहाँ पर इसमें फिंगर मिलेट आ गया, और इसके बाद 4 लाइन के बाद उसमें फिर एक दलहनी फसल आ गया जो कि गर्मी का अर्ली है, मूंग है वो, और उसके अगली तरफ फिर फिंगर मिलेट आ गया, इधर में आ गया, और उसके साथ साथ फिर आगे इसमें जवार आ गया, और एक बाजरा का कुछ उसमें लाइन है जो चल रहा है। उसके आगे एक फिंगर मिलेट का एक वैरायटी है अलग से, वो इसके अंदर आ गया, क्योंकि फिंगर मिलेट में भी 4-5 तरह की वैरायटी हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती रही है। तो इस तरह से इसमें ये जो है 9 तरह के जो अनाज हैं इसमें वो लगाने का एक सिस्टम है। तो वो लगाने से जो है एक तो मिट्टी आप देखेंगे कुछ समय बाद ये ढकी रहेगी अच्छे से, और उसमें मल्चिंग रहेगी तो उसमें नमी रहेगी, और उसके साथ साथ ये जो फसलें हैं 9 तरह के जो अनाज इसके जो फसलें हैं ये आपस में लहलहाती हुई नजर आएंगी। स्थानीय किसानों का मानना है कि बीते कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। इसी बदलाव का जिक्र कर रही है नांज गांव की इन आत्मनिर्भर किसान महिलाओं को। सुनिए। मेरा गांव नांज है और मैं किसान महिला हूं, और हमारे गांव में बहुत बदलाव आ गया नांज गांव में, और यहाँ प्राकृतिक खेती बहुत समय से पहले ख़त्म हो चुकी थी, अब वो शुरू हो चुकी है। हम महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर हो गई हैं, और हम बैंक जाना हो, बाजार जाना हो, हम खुद अपना सारा काम खुद कर लेती है। अब पहले तो गांव में ही रहते थे और इधर उधर जाते नहीं थे कहीं भी नहीं। मैं हिमाचल से हूँ, खेती बाड़ी का काम करती हूँ, गाय भी पाली है हमने, पशुपालन करते हैं। हमने ये गाय रखी है, पहाड़ी है दोनों गाय, जो इनका गोबर होता है वो सब काम में आता है खेतों में। जब से हमने ये इनका गोबर और गोंत की खाद करी
तो मिट्टी तो हमारी ऐसी हुई कि कई बार तो ऐसा लगता है कि हम किलनी उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना अच्छे हो गया हमारी मिट्टी। पहले काफ़ी साल पहले हम वो बाकी और खाद डालते थे, तो मिट्टी हमारी ऐसी हुई कि किलनी भी जब हम ऐसे मारते थे किलनी से, तो वो भी ऊपर छलांग मारती थी, मिट्टी इतनी ख़राब हो गई थी हमारी। घर में हम ऐसे कपड़ा भी बनाते हैं खड्डी में अपने, फिर जैकेट, कोट पट्टी, शॉल वगैरह बनाते हैं हम अपने खड्डी हमारी। पिछले समय से जो हमारे बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, उससे हम सब महिलाएं खुश हैं। अब वक्त हो चला था नांज पंचायत के कुछ और किसानों से मिलने का, पहाड़ में खेतीबाड़ी की बदलती शक्ल को समझने का। हम आगे बढ़े तो रास्ते में पीठ पर टोकरा लाद कर आती महिलाएं दिखी। कुछ अपने खेतों से लौट रही थी तो कुछ पहाड़ों से लकड़ी लेकर आ रही थी, तो कुछ पशुओं के लिए चारा। पहाड़ के इस टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव वाले रास्ते पर चलकर कोई भी सामान्य इंसान हाफ जाएगा, लेकिन पहाड़ की महिलाएं हंसते खेलते दिन में कई बार ऐसे रास्तों को पार कर अपनी दिनचर्या पूरी करती हैं। हमारी किसान यात्रा एक के बाद एक गांव में, एक के बाद एक खेत में और एक के बाद एक किसान भाई के पास पहुंच रही है। ऐसे में कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर दिख जाती हैं जो खेतों से काम करके घर वापसी की ओर लौट रही है। कुछ महिलाएं खेतों में जा रही हैं। सही बोल रही हूँ मैं? जी। ये आपके खेत है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? भागीरथी। अच्छा, भागीरथी। हाँ जी। भागीरथी, अब नया क्या हो रहा है खेतों में पहले के मुकाबले? पहले तो इतना ये क्या खीरा बीज रहे हम आजकल, जैसे फ्रांसबीन हो गई है, प्याज लगाया होता है और गोभी लगाते हैं और भी लगा रहे हैं मतलब अब। अच्छा। हाँ जी। पहले ये नहीं लगाते थे? पहले लगाते हैं। अच्छा। हाँ जी। सही भाव मिलता है इनका? हाँ जी, हाँ जी, मिलता है। इसके अलावा महिलाएं खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या करती है? जैसे सिलाई बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ये सब करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और अब ये क्या चारा गायों के लिए, हाँ जी, पशुओं के लिए? हाँ जी, हाँ जी। और आप क्या लेके जा रही हैं? अरबी के लिए? हाँ जी, घास ले जा रही हूँ ये। घास लेके हाँ जा रही जी, इसके ऊपर डालना पड़ता है ना, फिर उसके। अच्छा, आपके पास वजन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि इसमें वजन और मैंने रोक रखा है। लेकिन ये बताइए कि विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वाकई में आपके गांव में बदलाव हो रहा है? हाँ जी। आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है। मतलब महिलाओं को यहाँ कोई समस्या नहीं? नहीं है। कोई डिमांड भी नहीं, कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। सब कुछ है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पे हमारे खुद की सब्जी वगैरह सब कुछ होता है अपने यहाँ पे, ताज़ा मिलता है। पहाड़ में किसानों की स्थिति को देखने के लिए हम एक और खेत में गए, जहां हमें कुछ किसान भाई बहन खेतों में काम करते हुए दिखाई दिए। यही हमारी मुलाकात हुई रिटायर आयकर अधिकारी प्रेम सिंह वर्मा से। प्रेम सिंह कहते हैं, नौकरी के दौरान खेती बाड़ी में उनकी अच्छी खासी दिलचस्पी थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने इसे फुल टाइम चुना। तो हम एक और खेत में किसान भाई के पास पहुंच गए हैं। ठंडी हवाओं का एहसास करते हुए इत्मीनान से खड़े हैं और चारों तरफ मुझे हरियाली दिखाई दे रही है और घने पहाड़ों के बीच आपका खेत है। क्या नाम है जी? राधिका जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं तुंदल गांव का हूँ। ये नांज हमारा क्यार है और ये इस पंचायत का इरिगेटेड एरिया है। यहीं सिर्फ पानी लगता है, बाकी हमारी पंचायत में कहीं पानी नहीं लगता है। तो यहाँ हर किस्म की फसल उगाई जाती है। अभी यहाँ गेहूं की फसल काट के लोगों ने तैयार की और आगे अब खीरा उत्पादन शुरू कर दिया है और उसके बाद जो है आगे धान लगेगा और गोभी वगैरह जो गोभी लगेगी और टमाटर लगता है। टमाटर यहाँ का कैश क्रॉप है जिसमें लोगों की सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। तो यहाँ से जो है लोग मार्केट सोलन तक पहुँचाते हैं बेचने के लिए और सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप हमारा टमाटर ही है यहाँ का। बाकी लोगों का जो है, टमाटर कौन सी वैरायटी का होगा? टमाटर हिमसोना भी होता है। हिमसोना सबसे अच्छा है क्योंकि वो उसकी चमड़ी जो होती है मोटी होती है, जल्दी वो ख़राब नहीं होता। वैसे लोग दूसरे भी लगाते हैं पर हिमसोना ज़्यादा दिन चलता है, इसलिए वो ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा उसकी डिमांड है। आप कब से कर रहे हैं खेती बाड़ी? हम तो 15-20 साल से कर रहे हैं। शुरू में मैंने ही यहाँ टमाटर लाया था जब 1986-87 में। मैं जो है पहले सर्विस करता था इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुआ हुआ एज इनकम टैक्स अफसर। तो 86-87 में मैंने सोलन से यहाँ बीज लाया था। तब उससे पहले कोई नहीं यहाँ उगाता था। जब से वो बीज लगाया उसके बाद लोगों ने सभी ने शुरू किया यहाँ टमाटर उगाना और सभी लोग अब मतलब अपने अच्छे इनकम कमा रहे हैं। तो कम से कम हर किसान जो है 70-80 हज़ार जो है हर फसल में
टमाटर के ले लेते हैं। दूसरा जो कैश क्रॉप यहाँ खीरा है, जो आजकल शुरू कर दिया सब लोगों ने बीजा, छोटे छोटे पौधे शुरू हो गए हैं। और अभी क्योंकि गर्मियों में जो खीरे की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो भी कैश क्रॉप है, उसमें भी काफ़ी जो है आमदनी लोगों को मिलती है। उसके बाद जो है दूसरी सब्जी होती है टमाटर, और गोभी भी यहाँ की काफ़ी फेमस है। गोभी भी नीचे सोलन तक जाती है बिकने के लिए और अच्छे प्राइस मिलते हैं। जब यहाँ की गोभी शुरू होती है तो लगभग 50-60 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है, तो वो भी अच्छे आमदनी का साधन है यहाँ का। हाँ, इसके अलावा प्याज, लहसुन, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी और गाजर, मूली, ये सब कई इस तरह की सभी जो सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती है। तो कुछ लोग जो अपने गाय के लिए चारे के लिए, ये सामने घास दिख रही है, वो घास उगाते हैं और वो जैसे जितने उसमें पानी दे फिर उतना ये तैयार हो जाता है। नांज गांव के अलावा हम मंडी जिले के ही तुंदल मंबला गांव भी गए। हर जगह कहानी लगभग वही है। तकरीबन सभी किसान प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ लोग खेती बाड़ी के अलावा अतिरिक्त आय के लिए कढ़ाई बुनाई या पशुपालन कर रहे हैं। ये हैं विनोद कुमार। कहते हैं कि वो आत्मनिर्भर और अतिरिक्त इनकम के लिए पहाड़ी गायों को पालते हैं। हमारा जो है पहाड़ी गाय का बिजनेस है, जो हमारी गाय जो दो तीन दिन का जो 3 बार दूध लेते हैं हम, कम से कम शाम तक 3 लीटर दूध देती है। पहले तो हमने वैसे बिजनेस दूसरी जर्सी गाय का किया है, मतलब उसका जो है व्यापार उससे हमारे को लॉस हुआ, इसलिए हमने सोचा कि पहाड़ी गाय का जो बिजनेस करें, और इसलिए हमारा ये चारा भी कम खाती है। जो दूसरी गाय है उसको चारा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमने इसका दूध जो बहुत गुणकारी होता है, इसलिए हमने जो पहाड़ी गाय को पाड़ा है। और समय के साथ पहाड़ की जिंदगी तेजी से बदली है। मूलभूत सुविधाओं ने लोगों की जिंदगी को आसान कर दिया है कि खेती किसानी में नए नए प्रयोग से फसलों की उपज बढ़ी है। अब पहाड़ से अन्नदाता अपनी जरूरत भर का अनाज ही नहीं उगाते, बल्कि मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। बातचीत में इस महिला ने बताया कि बीते 10 से 12 साल बदलाव का दशक रहा। पहाड़ों पर तेजी से विकास हो रहा है। पहाड़ में शिक्षा की व्यवस्था होने से बच्चियों को पढ़ने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ता है। आज पहाड़ की महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व वाले कामों को कंधे से कंधा मिलाकर कर रही हैं। हमारी खेती बाड़ी है, जैसे हम साग सब्जी उगाते हैं, गेहूँ बीजते हैं, मक्की है, धान होता है, सब कुछ होता है, कोदा होता है, कावनी होती है, हमने सब कुछ बीजा होता है प्राकृतिक खेती में। और विभाग की तरफ से भी हमें बहुत ही सहायता मिलती है। महिला जहाँ भी देखो हर काम में आगे होती है। पढ़ाई लिखाई में देखो आजकल की बच्चे लड़कियाँ जहाँ भी देखो 10th के रिज़ल्ट देखो उसमें लड़कियाँ टॉप किया है, 8th का रिज़ल्ट देखो उसमें लड़की ने टॉप किया है, +2 का रिज़ल्ट देखो उसमें लड़कियों ने टॉप किया है। तो किसी भी चीज़ में कम नहीं है। कृषि और पर्यटन पर निर्भर हिमाचल प्रदेश की सूरत लगातार बदल रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच हिमाचली व्यंजन खासा प्रसिद्ध हैं। हमें भी एक किसान परिवार ने हिमाचली व्यंजन के लिए आमंत्रित किया। कहते हैं कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो हम भी सबसे पहले दोपहर का जो भोजन होता है उसको कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई हिमाचल आओ तो हिमाचल का खाना ज़रूर खाइएगा। वैसे भी हर राज्य का खान पान बदल जाता है, हर गांव की भाषा बदल जाती है। ऐसे में यहाँ का खान पान भी कुछ ऐसा ही है। अब इतने सारे यहाँ पर पकवान हैं, उसमें से कुछ एक पकवान को मैं जानती हूँ, जैसे चावल हो गए हैं, सलाद हो गए हैं, ये घी है और ये दही है। बाकी मैं शायद नहीं जानती हूँ। तो यहाँ का ये खाना है। नमस्कार जी। हाँ जी राधिका जी, ये खान पान क्या क्या है यहाँ पे? ये हमारे इसको क्या कहते हैं? इसको ये माँ की बड़ी, ये और जगह कहीं नहीं बनती है, यहीं बनती गांव में। हाँ जी। अच्छा, और ये यहाँ ये है पपीते का मीठा, ये भी और जगह ये भी इधर हमारे लोकल इधर बनता हमारे गांव में। अच्छा। हाँ जी। तो ये लोकल हाँ जी पपीते का हलवा हो गया है, पपीते का हलवा तो खाइएगा। और ये माँ की कड़ी यानी कि बड़ी की कड़ी होती है जिसे हम बनाते हैं। और इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? पटूरा। ये राधिका जी इसको पटूरा बोलते हैं। जैसे सुबह इसको आटा गूंदना है जी, फिर इसको जो है मतलब थोड़ी देर कपड़े में रखना और उसके बाद चूल्हे में जो है पकाना है, फिर जाके इसका बड़ा टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। पटूरा पहाड़ों में कई जगह बनता है, ये इसको पटूरा बोलते हैं। जी।
तो किसान यात्रा में हमारे अन्नदाताओं का खान पान हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा मुझे एक नई चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? चटनी बोलते हैं इसको ना, ये ब्राह के फूल होते हैं, हाइट में मिलते हैं ब्राह फूल। इसमें पुदीना पड़ता है, अनार का वो पड़ता है, तब जाके इसको बनाते हैं। मतलब आजकल गर्मियों के दिन में जो बहुत अच्छी, मतलब बहुत स्वादिष्ट होती है। तो सब कुछ मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और सब कुछ आयुर्वेदा के से जुड़ा हुआ ही है, जैसे आपने जितनी भी चीज़ें मुझे बताई हैं। हाँ जी, सब चीज़ें बहुत अच्छी है ये। तो यहाँ पे शादी हो, फंक्शन हो या फिर रोज का खाना हो, यही खाना है? हाँ जी, हमारा यही चलता है। जैसे बाकी शादी में चलती है, माह के दूल्हे माह की दाल बनाते हैं, पपीते का वो मीठा बनाते हैं, बदाना बनाते हैं और सेबू बड़ी भी बनाते हैं। हर चीज़ें मतलब राजमा की भी बनाते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे मैं खान पान देख रही हूँ सब आपके खेतों में होता है? हाँ जी, ये हमारे खेतों में ही होता है, ये सब खेतों में ही होता है। और इसे बाहर के लोग पसंद करते हैं? बाहर के लोग भी पसंद करते हैं। शादी में कई लोग 400-500 लोग होते हैं, सब पसंद करते हैं, अच्छा करते हैं बहुत। तो हिमाचल में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, घूमने आते हैं, तो इस खान पान को भी खाते हैं? हाँ, खाते हैं जी। जब आते हैं तो यहाँ बाज़ार में तो नहीं, गाँव में तो नहीं आते हैं। हमारे तो यहाँ साधु लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, वो लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। पूरा ध्यान रखा जाता है भाई इस खान पान में कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके शरीर में जाकर आपको नुकसान पहुंचाए। इतने जागरूक हैं तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि खान पान हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपको बीमारियों से कोसों दूर रखे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, हम ये खाना ख़त्म करते हैं, आगे की यात्रा आपके साथ फिर शुरू करते हैं। हम कुछ और लोगों से मिलने के लिए निकल पड़े। हमारे केंद्र बिंदु में अब जो सवाल थे वो ये कि पहाड़ी गांव में मूलभूत सुविधाओं का रोना रहा है। इसी को लेकर हमने इन युवतियों से बारी बारी से बात की। यहाँ हम गांव तुंदल में हैं। अगर आप पढ़ाई की बात करें तो हम जैसे कहानियाँ सुनते हैं ना कि हमारे माता पिता किलोमीटर्स 8-8 किलोमीटर तक दूर जाते थे पैदल पढ़ाई करने के लिए। वो एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है। तो अगर आप देखे जाएं तो आज से 20 साल पहले यहाँ पे वैसा ही था। 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर जाके स्कूल लगाना और 8 किलोमीटर वापस आना, वो कहानी होती थी पहले की। अभी देखेंगे तो यहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल के लिए भी 3 किलोमीटर दूर तक आज ही बच्चों को जाना पड़ता है। और रही बात उसके बाद की कॉलेज की, तो उसके लिए यहाँ से सबसे नज़दीक जो है गांव वो है करसोग का, जो कि यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। पर इतना है कि हाँ, अभी घर घर पे लोगों को पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लड़की है तो शादी करनी है, शादी के बाद घर संभालना है। अब ऐसा नहीं है। लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना खेती का काम भी कर रही हैं और आगे बढ़ रही है। आप कोई भी फील्ड ले लो, चाहे वो साइंस में हो या आर्ट्स में हो, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ के गांव में टॉपर्स हर साल आप देखे जाएं तो सिर्फ लड़कियां ही होती है। पढ़ाई में बहुत ही विकास हो चुका है। हर लोगों के पास अपनी स्कॉलरशिप है। अब लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, PhD तक कर रही हैं। तो हमारे गांव छोटे से गांव हैं लेकिन बहुत ही विकास कर चुका है पढ़ाई के मामले में। और लोगों के पास जब से इंटरनेट का फैसिलिटी आ गया है हर घर पे, हर घर में हर एक इंसान के पास एक स्मार्टफोन है, उनके पास एक्सेस है। चाहे आपको गूगल चेक करना है, चाहे आपको यूट्यूब पे पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियोज़ देखनी है, कुछ भी हो। तो अभी हमने बहुत ही प्रोग्रेस कर ली है और ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि पहले ये सब चीज़ें हम सब देखते थे जब हम भी बड़े हो रहे थे। तो उस टाइम गूगल आया था, सर्च इंजन आया था, तो हमें भी नहीं पता था ये सब क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि हम जिस उम्र में थे हम ये सब सीख रहे थे। आजकल के बच्चे वो 4 साल के हो, 5 साल के, उन्हीं उसी एज से वो सीखना चालू कर चुके हैं। तो उनको हमसे भी ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, ऑल थैंक्स टू इंटरनेट। देखिए राधिका जी, हमने एजुकेशन की तो बहुत बात कर दी है, लेकिन अगर हम मेडिकल की बात करें तो आज से कुछ साल पहले जो चीज़ें हम सिर्फ सोच सकते थे और जिन चीज़ों को उपलब्ध करने के लिए हमें बड़े शहरों में जाना पड़ता था, चाहे वो मंडी हो गए, यहाँ से शिमला पास पड़ता है, शिमला जाना पड़ता था, पर आज वो सब फैसिलिटीज़ हमें हमारे गांव में मिल जाती है। हर एक गांव में डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पे नर्सेज हैं, मेडिसिन आपको फ्री में मिल रही हैं, हर एक चीज़ का इलाज हो रहा है। सो बहुत मेजर केसेस जो होते हैं, जब बड़े केसेस है तब हमें जाना पड़ता है और उसके लिए भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सड़कें हैं घर तक, लोगों के घर में अपनी गाड़ियाँ हैं, तो अभी बहुत सारा विकास हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और मैं यहाँ नांज पंचायत के अंडर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिस्पेंसरी है वहाँ पे एक हेल्थ वर्कर के रूप में कार्यरत हूँ पिछले 3 साल से। यहाँ के जो लोग हैं, नांज पंचायत के जो लोग हैं, वो काफ़ी जागरूक हैं अपने हेल्थ को लेके और जो यहाँ के लोगों को जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले के टाइम पे वो फेस करते थे, आज के टाइम पे वो बहुत ही कम हो गया है। गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है।
इसी बात को ध्यान में रखकर देश के कोने कोने तक विकास के पहिए को घुमाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के खुशहाल होते ये पहाड़ी गांव उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। हमारे देश में आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, इसलिए इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है। ऐसे में कोशिश यही है कि गांव-गांव मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर खेती किसानी को बढ़ावा देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास की रेस में शामिल किया जाए, ताकि देश और तेजी से तरक्की कर सके। आज की किसान यात्रा पहाड़ों की नगरी से चल रही थी, हिमाचल प्रदेश से चल रही थी, और इतना खूबसूरत ये हिमाचल है, उतने ही खूबसूरत हमारे हिमाचल के अन्नदाता हैं, किसान भाई हैं, किसान महिलाएं हैं। यहाँ की तरक्की देखकर वाकई मुझे लगा कि क्या इतना बदलाव हो सकता है। जो महिलाएं, जो पुरुष, जो बच्चे, जो युवाएं, जो बेटियां यहाँ पर कर रही हैं, वो सपनों में हुआ करता था इनके लिए, लेकिन बदलते हुए समय के साथ इन्होंने भी बदलाव किया, और इसी बदलाव में एक दूसरे का हाथ थामा और भारत की खूबसूरत तस्वीर किसान यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। मुझे दीजिए इजाजत। किसान यात्रा हिमाचल से देख रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।